अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो आपके एक सवाल के जवाब में है और किसी ने ये सवाल पूछा है कि सिस क्या है, इसको मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूं और उस पर एक वीडियो बना दूं। अब काफ़ी दफ़ा मैंने बहुत सी वीडियो में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सिस क्या है, ये कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है, किसको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। मतलब जो आपने अभी इमिग्रेशन अप्लाई की है या 2 साल बाद करेंगे, तो कौन कौन है जिसको इसका कोई नुकसान हो सकता है, कौन कौन है जिसको इसका कुछ नहीं होगा। तो आज की वीडियो इसी सब्जेक्ट पे बनाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी और को भी इसका फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसकी रीच ज़्यादा हो, ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये SIS क्या है? सिस इसको कहते हैं शॉर्ट में, लेकिन ये है शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका मतलब ये है कि जितने शेंजन मुल्क हैं उनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इस सिस्टम पे डालते हैं। किसकी डालते हैं? हर वो शख्स जो इस उनके साथ इन कांटेक्ट होता है। कैसे? अगर आप शेंजन टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं तो आपका नाम सिस के अंदर मौजूद है। जैसे पाकिस्तान से या कहीं से आप अपनी मंगाते हैं पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, तो पुलिस वालों के पास आपकी फाइल मौजूद है जिसके बिहाफ पे वो चीज़ें देते हैं। आपको पता नहीं है लेकिन आपका वो फाइल में नाम मौजूद होता है। अगर आपने कोई गलत काम किया हुआ है तब भी उनको पता होता है, नहीं किया हुआ तो तब भी उनको पता है। इसी तरह सिस है। हर एक शख्स जो शेंजन टेरिटरी के अंदर रहता है या किसी तरीके से उनके साथ इन कांटेक्ट होता है, वो उसको उसमें डाल देते हैं। पहली बात ये समझ जाए। और इसकी मिसाल हमारे लिए कैसे है? एक शख्स ने इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफ्रीका से, दुनिया के किसी मुल्क से भी शेंजन टेरिटरी के लिए किसी भी शेंजन मुल्क का वीज़ा अप्लाई किया है, वो आपको वीज़ा देंगे या वीज़ा नहीं देंगे, आपका नाम सिस में चला जाएगा। उसमें लिखा होगा कि मिस्टर फलां ने फलां एड्रेस से हमारे पास ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है। चूँकि आप आजकल तो बायोमेट्रिक भी करते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, वो आपके बायोमेट्रिक्स भी उसमें मौजूद होंगे। कहेंगे इसने इस्लामाबाद से फॉर एग्जांपल वीज़ा अप्लाई किया था 1 जनवरी 2025 में। अब उन्होंने वीज़ा दिया है या वीज़ा नहीं दिया, दोनों सूरतों में आपका नाम सिस में चला गया। ये बात आप समझ गए कि सिस में आपका नाम हर सूरत में है अगर आप वीज़ा लेके आए हैं तो। अब आगे दूसरी टाइप, वो ये है कि कोई बंदा, जैसे जिन्होंने सवाल पूछा, मेरा ख्याल है उन्होंने ये कहा कि वो लैटविया में स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे, या कुछ और दोस्त से पूछते हैं कि वो किसी और यूरोपियन मुल्क में वर्क परमिट पे आए थे। कुछ ये पूछते हैं कि फिनलैंड में हम आए थे स्टूडेंट वीज़ा पे, लेकिन फ़ी पूरी नहीं कर सकते या कोई भी मजबूरी थी, हम यहाँ पे स्पेन में आ गए। कोई किसी और मुल्क में था, जैसे किसी ने फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में असाइलम क्लेम किया था। अब जितने ये लोग हैं इन सब का नाम सिस में मौजूद है, और साथ पूरी तफसील क्या है कि इसका सिस में क्यों नाम आया है। इसने असाइलम क्लेम किया था, ये किसी जगह पे स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, ये किसी जगह पे वर्क परमिट पे आया था। ये सारी चीज़ उसके मौजूद है, और आपके पूरे फिंगरप्रिंट्स, आपकी फ़ोटो, क्योंकि बायोमेट्रिक्स तो पूरे लेते हैं वो सब कुछ उसमें मौजूद है। यहाँ तक की जो सूरत हाल है ये किसी के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। पहले असाइलम वालों की बात करता हूँ। अगर असाइलम वालों का असाइलम की फाइल बंद हो गई है और वो स्पेन में आके फाइल क्लेम कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है उनके लिए, चाहे उन्होंने उसको कंट्री लीव का लेटर दे दिया हो कि हमारा मुल्क छोड़ दें, फिर भी कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात, जो बच्चे स्टूडेंट आते हैं आजकल ज़्यादातर फिनलैंड में आते हैं, उनका नाम भी सिस में होता है। दोनों सूरतों में होता है। पहले तो वो बताते हैं कि जी हमने इसको स्टूडेंट वीज़ा दिया था, फिर बच्चे जो जाते हैं वहाँ से अपनी TRC लेते हैं, उस वक्त सिस में आता है कि इसको TRC दी थी, या कोई नहीं लेता फिर भी नाम जाता है कि फ़लाँ तारीख को उसने फ़लाँ एयरपोर्ट पे लैंड किया था, कितने बजे, कौन सी फ़्लाइट पे, जहाज़ के अंदर कौन सी सीट पे बैठा था। ये सारी चीज़ें आपकी उस सिस के अंदर मौजूद होती हैं। अब वो स्पेन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब एप्लीकेशन अप्लाई करे। एक बंदा किसी जगह पे लिथुआनिया में वर्क परमिट पे आया था, वहाँ पे आके उसको पता चला है कि मेरा गुजारा मुश्किल है यहाँ पे। जैसे रोमानिया से भी किसी ने यही सवाल पूछा था कि मैं वर्क परमिट में रोमानिया में आया था लेकिन तनख्वाह बड़ी थोड़ी थी, मैं भाग के यहाँ पे आ गया हूँ। अब आप जो जिन मुल्कों से भी आप आए हैं वहाँ पे सिस फाइल अपडेट हुई कि ये बंदा वर्क परमिट लेके आया था, फला जगह पे इसने काम करना शुरू किया था,
जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसका नाम भी होगा, आपने कितना टैक्स पे किया, ये सारी चीज़ उसमें मौजूद है। आपने रिन्यू नहीं किया या आपका एम्प्लॉय तो उसे रिपोर्ट किया कि भाग गया, ये भी लिखा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। आप स्पेन में अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नुकसान किस चीज़ पे है। एक बंदा वो इटली में था, उसने कुछ जुर्म किया, ऐसा जुर्म जिस पे सजा मिली, चाहे उसकी मौजूदगी में चाहे उसकी गैर मौजूदगी में, उसके लिए नुकसानदेह है। और जब भी स्पेन वालों के काबू आएगा, स्पेन वाले उसको वापस इटली में भेज देंगे। अगर पकड़ के नहीं, अगर सीरियस मामला होगा, जैसे किसी ने कोई रेप किया हुआ है, कत्ल किया हुआ है, कोई डकैती की हुई है, उसको पकड़ के वापस भेज देंगे। अगर मामूली बात होगी तो उसको कहेंगे, एक लेटर देंगे जिस पे लिखा होगा कि आपने फलां मुल्क में ये काम किया था, आपकी इमिग्रेशन नहीं हो सकती, अब वापस उस मुल्क में जाएं। इसके अलावा जुर्म करने के अलावा सिस आपको किसी तरीके से नुकसान नहीं करता। इसे अपने दिमाग से ये हवा निकाल रहे जो बहुत से लोगों ने आपके अंदर पैदा कर दिया है कि सिस ये कर देगा, सिस से वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। ये बात एक बिल्कुल कहीं पेन पेपर लेके लिख लें, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने कोई किसी किस्म का जुर्म किया है जिसपे वो अदालत में गए हैं, जिसपे उनको उनकी मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में, यदि भाग्य आ गया बाद में अदालत ने सजा दे दी है, वो भी उसमें काउंट होगा। उसके लिए कोई खैर की खबर नहीं है। बाकी सब जो है, और मुझे इस चीज़ का भी उम्मीद है और कुछ पता भी है कि बहुत कम लोग हैं जिनके पास कोई ऐसी चीज़ें जुर्म वाली मौजूद हैं। बाकी सारे सिर्फ आए थे और भाग के अगले मुल्क आ गए। उनके लिए कुछ मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है कि आज मैंने आपको ये बात अच्छे तरीके से समझा दी है और आपको समझ में आ गई है। अगर नहीं है समझ आई, कोई चीज़ अभी भी कंफ्यूजन वाली है, आप सवाल पूछें कमेंट में, मैं उसका जवाब दूंगा। और पहले भी रिक्वेस्ट की, आज फिर करूंगा कि सेम सवाल इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे ना पूछा करें, एक साइड पे सवाल पूछा करें ताकि मैं आपको जवाब दूँ। कमेंट्स में पूछें तो ये अच्छी बात है, उससे ये फायदा होता है कि कई और लोगों को भी फायदा हो जाता है। इंस्टाग्राम पे पूछे जो आपके प्राइवेट मैसेज हैं, किसी और के साथ वो शेयर नहीं होते, सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं उनको। तो उम्मीद है ये मसला आज हल हो गया आपका सिस का। जैसे पहले कहा, फिर भी सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।